चलो भाई, नमस्कार। आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। लगभग एक महीने के आसपास से हमारी ये जो सीरीज चली आ रही है 20-20 क्वेश्चनों की, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन आता है। इसलिए आज जीएस की श्रृंखला में मैं आपके साथ 20 प्रश्नों के साथ हूं। पिछला जो मैंने वीडियो कराया था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा गलती हो गई थी। ऑप्शन ए बताना था, मैंने सी बता दिया। जो भी है उसको मैंने ठीक कर दिया था बाद में। अगर ऑनलाइन में कुछ गलतियां हो जाती है ना, तो उसको बाद में कमेंट में ठीक कर दिया जाता है। आप बाद में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। कभी कभी मानवीय भूल हो जाती है, तो जैसे पिछली वीडियो में हुआ था, तो आप उसको चेक कर सकते हो। हम उसको पिन आउट कर देते हैं, चेक हो जाता है। ठीक है, चलिए। आपके सामने प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए जरा। है प्रश्न नंबर 1 है, कौन से अनुच्छेद के तहत मत देने मतलब वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। हमारा जो वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? कई बार हो जाता है, भले आसान प्रश्न है ये। बहुत बार बच्चों की शिकायत रहती है, जिनको काफी टाइम हो गया तैयारी करते करते, कि सर आसान है प्रश्न। नए बच्चों के हिसाब से है नहीं। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जैसे ये प्रश्न है कि कभी तुम वोट देने चले गए और किसी ने तुमको रोक दिया, कहाँ लिखा हुआ भाई कि वोट दे सकते हो तुम? तो तुम बोल सकते हो कि आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 कि आर्टिकल 327 में वोट देने का अधिकार है। इसका सही आंसर बताइए जरा। इसका सही आंसर होगा 326। 326 में है वोट देने का अधिकार, आर्टिकल 326। 324 में चुनाव से संबंधित निर्देश है। 325 में बोल रखा है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर आपको निर्वाचन लिस्ट में आपका नाम दर्ज करने से नहीं रोका जाएगा। और 327 में संसद कानून बना सकती है, किससे? निर्वाचन से संबंधित। ये सारे आर्टिकल हैं। आपका वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जो कि 326 में है। चल, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका तात्पर्य है इस प्रश्न का कि एनडीसी के मेंबर कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। आपने इन 4 ऑप्शनों को देखना है और फिर आपने बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन के जो सदस्य हैं, जो एनडीसी के सदस्य होते हैं। सभी होते हैं, ये चारों ऑप्शन सभी हैं। ऑप्शन 2 है केवल ए या बी, ए व बी। ऑप्शन 3 है केवल ए व सी, और ऑप्शन 4 है केवल ए। आपने बताना है कि कौन कौन से सदस्य इसमें होते हैं। जरा बताइए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनडीसी के मेंबर कौन कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा केवल ए और बी। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी। 1950 में हमने एक योजना आयोग बनाया था, और योजना जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन की बात की गई कि प्लानिंग कमीशन बनेगा एक, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार करेगा। अब प्लानिंग कमीशन बना 1950 में। अब 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग बना, तो योजना आयोग का काम था योजनाओं का निर्माण करना। अब जब उन योजनाओं का निर्माण ठीक तरीके से किया है या उसमें कुछ संशोधन करना है, इसकी पूरी अंतिम जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? एनडीसी को। इसकी स्थापना 1952 में की गई। 1967 तक, 1967 तक केवल राज्यों के मुख्यमंत्री ही एनडीसी के सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, जैसे आपने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। लेकिन 1967 तक, 1967 तक केवल राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हुआ करते थे। 1967 के बाद
केंद्र का मंत्रिमंडल, केंद्र का, राज्यों के मुख्यमंत्री तो पहले से थे, लेकिन केंद्र का मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे। ये 1967 के बाद किया गया, क्योंकि ऑप्शन में ए और बी मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी। सभी राज्यों और केंद्र का मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे, राज्यों के मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यों के केवल सीएम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? बताइए, आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। जब तुम यूपीएससी की बात करेंगे तो लगभग लगभग तीन आर्टिकल 315 से आसपास शुरू हो जाता है, ये 323 तक इसका मामला जाता है, 315 से 323 तक। यूपीएससी के टोटल सदस्यों की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यूपीएससी में 9 से 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 9 से 11 मेंबर इसके टोटल होते हैं, 9 से 11 मेंबर। इनके यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए, सदस्यों की भी और अध्यक्ष की, क्योंकि अध्यक्ष पूछा है तो। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं और आपने बताना है कि विधान परिषद किसमें है। पहली बात तो यह है कि विधान परिषद केवल भारत के केवल 7, पहले 8, देखिए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र, आपने बताना है इनमें से विधान परिषद कहाँ है। तो विधान परिषद है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6, पहले 7 थे, पहले कितने थे, 7। जम्मू कश्मीर भी इसमें था, जम्मू कश्मीर को अब इससे हटा दिया गया है। अब केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 75 का 3। अच्छा, अनुच्छेद 75, पहले 75 से शुरू मंत्रिपरिषद शुरू हो जाती है, तो ये 75 का 3 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से, अगर ये पूछता है कि व्यक्तिगत रूप से, तो केंद्र का व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री, केंद्र का व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्य का कोई भी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का कोई भी मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब ये पूछ रहा है कि सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से केंद्र का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न राष्ट्रपति के प्रति होता है, न संसद के प्रति होता है, न। अगर ये पूछता व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत आर्टिकल 75 के 2 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा, राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान से सुनिए, पूरी मंत्रिपरिषद अगर केंद्र की है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य की अगर मंत्रिपरिषद है तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहां सामूहिक पूछा हुआ था तो लोकसभा। अगर यहां पर राज्य होता अगर कि राज्य का एक मंत्री, तो यहां पर विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया? अब ये भाग पूछ रहा है, अभी तक ये आर्टिकल पूछ रहा था, अब ये भाग पूछ रहा है। आपको जैसे कि पता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। गिनती के अनुसार आज भी 22 है, लेकिन 3 भाग हमने बाद में जोड़े हैं। उनको 3 को अगर काउंट कर देंगे तो 25 हो जाएंगे। गिनती के अनुसार 25 है, लेकिन ऐसे अभी भी 22 ही है। चल, तो उनमें से कौन सा भाग ऐसा बोल रहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण कर रहा है? प्रस्तावना, प्रस्तावना किसी भाग में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है। मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और 7वीं अनुसूची, आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करता है। तो ऐसा भाग है 4। कौन सा भाग है? 4, डीपीएसपी। चौथे भाग का नाम क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शुरू होते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इन्हीं आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में एक आर्टिकल है 50, जिस 50 आर्टिकल अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सी रिट, रिट मतलब याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है? पहले तो मैं आपको बता दूं, रिट जारी होती है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 में रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में रिट जारी करता है हाई कोर्ट। तो ये पूछ रहा है कि बंदी प्रत्यक्ष, ऐसी रिट बतानी है आपने जो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को भेजता है या जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिषेध। प्रतिषेध एक ऐसी रिट होती है जिस रिट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तो उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस कार्य को रोकने की बात करता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। और प्रतिषेध और एक दूसरी रिट है उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दो ऐसी रिटें हैं जो न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। प्रतिषेध में काम को रोकने की बात करता है और उत्प्रेषण में उस काम को आगे प्रेषित करने की बात करता है कि आगे भेजो, या अपने पास मंगाता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसके क्षेत्राधिकार में वो आता है। बात समझ में आई? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर किसी को बंदी बनाया गया है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए, न्यायालय के सामने पेश किया जाए सशरीर, और ताकि ये पता लग सके कि वो उसको बंदी बनाया जाना कब तक बनाया जाएगा या क्यों बनाया गया, क्या है, ये सारे कारणों का पता लग गया। परमादेश का मतलब होता है परम अथवा सर्वोच्च आदेश। ऐसा परमादेश ये होता है कि अगर कोई सार्वजनिक पद का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई सार्वजनिक पद का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको कर्तव्यों के पालन को याद कराने के लिए ये परमादेश नाम की रिट जारी की जाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अगर कोई गलत तरीके से कोई ऐसा अधिकारी बन गया है या कोई ऐसा अधिकारी कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो पूछा जाता है कि आप किस अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हो, या आपको इस गद्दी पर बिठाया किसने है, या आपकी नियुक्ति कैसे हुई, उसका होता है अधिकार परीक्षा। चलिए, प्रतिषेध का मतलब मैंने आपको समझा दिया।
अगला है प्रश्न नंबर 8, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। पहले तो सस्पेंड नहीं होंगे, कंडीशन है उसकी कि सस्पेंड कब होंगे, जब देश के अंदर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होगी तभी जाके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, सस्पेंड होंगे। अब ये बोल रहा है कि जब सस्पेंड होंगे तो कौन सस्पेंड कर सकता है इसको, तो प्रधानमंत्री कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, या कभी नहीं। पहले तो सामान्य कंडीशन में मौलिक अधिकार सस्पेंड होते नहीं है। एक ही कंडीशन है जब 352 आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, तो जैसे ही घोषणा होगी आर्टिकल 19 यानी कि मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 में जितनी प्रकार की भी स्वतंत्रता है वो अपने आप सस्पेंड हो जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार है, अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 में कह रखी है ये बात कि अगर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अनुच्छेद 19 से काम नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी है और कंडीशन सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए और भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। 19 तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन और मौलिक, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार जाते हैं, तो और भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। ध्यान रहे आर्टिकल 20 में और 21 में जो बात कही गई है, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, न राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 बने हुए रहते हैं और न ही इनको राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा से, यूएसए से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का तात्पर्य होता है कि हम सब लोग चाहे किसी भी राज्य के हैं, सब लोग भारतीय हैं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि वो अमेरिका की भी नागरिकता रखते हैं और अमेरिका में जिस राज्य के वो लोग हैं राज्यों की भी नागरिकता रखते हैं। हमारे देश में केवल एक राज्य अपवाद था, जम्मू कश्मीर 2019 से पहले, जहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी। एक तो भारतीय थे वो लोग और एक जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता थी। 2019 के बाद भी कोई अपवाद हमारे देश में नहीं है, हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। किसी किसी देश में तिहरी नागरिकता भी होती है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में देखा जाता है कि देश की नागरिकता भी है, राज्य की नागरिकता भी है और जिले की नागरिकता भी है, तो उसको तिहरी नागरिकता बोलते हैं। हमारे यहाँ केवल सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और हमारे यहाँ ये भी प्रावधान है कि हमारे यहाँ की नागरिकता है बस, आप किसी अन्य देश की नागरिकता भी नहीं ले सकते हैं। अगर लोगे तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में जो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को बुलाकर की जाती है संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कहते हैं कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, देखो संयुक्त अधिवेशन 3 कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन, जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो नई लोकसभा और राज्यसभा का मिलकर ज्वाइंट सेशन होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, साल का जो पहला सेशन होता है वो ज्वाइंट होता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उस कंडीशन में उस बिल पर विचार विमर्श करने के लिए या इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, आर्टिकल 108, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है या लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा स्पीकर। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगर लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो करेगा उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। अब बहुत सारी कंडीशन ये होती है, लोग बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं कि सर सभापति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उपसभापति से तो बड़ा सभापति होता है, तो यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का भार सभापति को क्यों नहीं सौंपा? तो सभापति को इसलिए नहीं सौंपा कि उपराष्ट्रपति, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन जब राज्यसभा चलेगी तभी वो सभापति तो करेगा। अब अभी तो राज्यसभा चल नहीं रही, अभी तो ज्वाइंट सेशन हो रहा है ना, और ज्वाइंट सेशन की भूमिका में वो उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, न कि सभापति के पद। इसलिए उपसभापति को यह कार्यभार दिया गया। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का स्पीकर। अच्छा, जरा ध्यान से सुनो भैया, है हमारे यहां पर एक नया बैच शुरू होने वाला है, जो कि आपको दिख रहा होगा 17 जून से शुरू हो रहा है। ठीक है, ग्रुप सी का फाउंडेशन बैच है। लगभग हमारे यहाँ पर जो भी बैच शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, बहुत बेसिक से। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है उसके लिए सबसे फायदेमंद बैच होते हैं। 0 से शुरू होगा। कंडीशन क्या है इसकी? ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। अगर आपको ऑफलाइन आने में दिक्कत है, वैसे तो मैं कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन कंडीशन अगर इतनी हो सकता है कि किसी की कंडीशन ऐसी हो कि ना आ सकता हो ऑफलाइन, तो वो ऑनलाइन भी इसमें सुविधा है। आप इस बैच को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। 17 जून से मंडे से शुरू हो रहा है, 17 तारीख से, और इसकी टाइमिंग सुबह है 7:30 से 10:30 बजे। क्योंकि गर्मियां बहुत है इसलिए हमने इसको सुबह रखा है। इसका टाइम 7:30 से शुरू है 10:30 बजे तक 3 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटा जीएस चलेगा, 1 घंटा हिंदी चलेगा और 1 घंटा उत्तराखंड चलेगा। ये 3 घंटे की क्लास। बात समझ में आया? और क्या है? आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही हेतु स्पेशल प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो रहे हैं हमारे यहाँ। सिर्फ ऑनलाइन है। क्या है ये? ऑनलाइन। ऑनलाइन इसकी फीस मात्र 199 रुपए। ये ऑफलाइन में चलेगा, समय इसका 4 बजे से 6 बजे तक। ऑफलाइन भी है ये बैच, लेकिन अगर आप इस ऑनलाइन सेट को लेना चाहोगे तो मात्र 199 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं। ये स्पेशल ग्रुप सी लेवल के लिए है। आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही इसको ज्यादा इंडिकेट किया गया है, लेकिन लगभग ग्रुप सी के सभी एग्जामों में ये प्रैक्टिस सेट आपके काम आएंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट का बैच है। उससे पहले हमने आपको क्या बताया कि 17 तारीख से एक नया बैच शुरू होने वाला है, बल्कि उसमें रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो स्टूडियो है उसमें संख्या बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि उस स्टूडियो में ज्यादा गर्मी ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मात्र 120 बच्चों की वो क्लास रहेगी, 100 या 120 बच्चों की, उससे ज्यादा हम उसमें नहीं बिठाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के में आया था? देखो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी उस समय बहुत सारे एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के लिए लाए गए। तो ये उस समय की बात कर रहा है। 1833 में, 1853 में, 1858 में और 1861 में। इसका सही जवाब है 1858 में एक भारत सचिव का पद लाया गया था। 1858 के एक्ट के द्वारा जो पहले भारत सचिव बने थे उनका नाम लॉर्ड स्टैनले था। लॉर्ड स्टैनले था। और लॉर्ड स्टैनले के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिनमें 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी और 7 सदस्यों को कंपनी नियुक्त करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है?
आपने बताना है कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि विधान परिषद को बना सकते हैं या हटा सकते हैं। आपने ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को हटा सकते हैं या बना सकते हैं। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। आपने बताना है किस अनुच्छेद के साथ। इसका सही आंसर बताइए जरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 169। 168 में तो विधानमंडल है, 169 में है कि विधान परिषद को बनाया कैसे जाता है, हटाया कैसे जाता है। और अनुच्छेद 170 में है विधान सभा, और फिर अनुच्छेद 171 में विधान परिषद। चल देखो भाई, विधान परिषद की कंडीशन है कुछ। हमारे यहाँ पे केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं, पहले 7 थे। प्रश्न ये है कि क्यों भाई, और राज्यों में क्यों नहीं है? और अगर बनाना नहीं चाहते तो क्यों नहीं बनाना चाहते, या और बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बना पाते? देखो, विधान परिषद में कंडीशन ये है कि विधान परिषद में कितने, जैसे विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या, विधानसभा की बात कर रहा हूं अभी, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है विधानसभा में, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। लेकिन न्यूनतम विधानसभा के न्यूनतम संख्या के 4-5 राज्य अपवाद है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये क्या है? इसके पुदुचेरी अपवाद है। यहाँ पे किसी में 40 है, किसी में 32 है, किसी में 30 है। लेकिन विधान परिषद की कंडीशन क्या है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? उस राज्य के विधानसभा की सीटों का 1/3 अधिकतम हो सकती है, और 40 से कम नहीं हो सकती, और इसमें अपवाद नहीं चलेगा। न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद में 40 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए विधान परिषद में? उस राज्य के विधानसभा की सीटों का 1/3। इसका मतलब क्या है कि 40 कब निकलेगा? जब किसी राज्य की विधानसभा की सीटें कितनी होंगी? 120। 120 तभी तो 40 निकलेगा ना भाई। इसका मतलब जिन राज्यों में विधानसभा की सीटें 120 से कम है, वो राज्य विधान परिषद को बना ही नहीं सकता। तो फिर प्रश्न ये है कि क्या भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा की सीटें 120 प्लस है? तो 6 नहीं है, और भी है, ज्यादा है। तो फिर और राज्यों में क्यों नहीं है? तो और राज्यों में इसलिए नहीं है कि 169 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद को वो राज्य बना भी सकता है, हटा भी सकता है, उसकी इच्छा है। बस उसकी विधानसभा से एक विशेष बहुमत से एक बिल पास होगा और संसद के पास जाएगा। संसद उस राज्य में अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद बना भी सकता है और हटा भी सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? और मजेदार बात, जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तो वो देश के राष्ट्रपति बन गए। जरा बताइए, एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी साहब, बीडी जत्ती, या एम हिदायतुल्ला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन 2 बार लगातार 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का पद संभाला। एस राधाकृष्णन इसका सही जवाब। कब से कब तक? 1952 से लेकर 62 तक। इस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और उपराष्ट्रपति एस। चल अगला प्रश्न। अब ये क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बताना है आप। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? गुलजारी लाल नंदा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि एस राधाकृष्णन? आपने अभी उपराष्ट्रपति नहीं है, उप प्रधानमंत्री है। बताइए जरा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसमें संदर्भित है? केंद्र सरकार, नीति निदेशक तत्व, राज्य सरकार, मूल अधिकार? इसका सही जवाब क्या है? मूल अधिकार। आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में क्या है कि कल कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध
किसी भी खतरनाक काम में, परिसंकट काम में बालकों को नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी नामक एक व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, जो कि खतरनाक कामों में लगे हुए बच्चों को जीवन बचाने के लिए इन्होंने चलाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी, आर्टिकल 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 34वां, 50, ये बोल रहा है कि आर्टिकल 21 का किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन की 87वां संविधान संशोधन? जरा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में 3 जगह संशोधन किया। एक तो अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार होगा कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसको मिले। एक आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार विशेष उपबंध करेगी। और एक 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। जेबी वीटो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? अनुच्छेद 111 तुमने सुना होगा, अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति की वीटो पावर। यह कह रहा है कि अगर किसी राष्ट्रपति ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है तो अधिकतम उस पॉकेट वीटो में क्या होता है कि कोई बिल राष्ट्रपति के टेबल पे आता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से न तो मना करता है और न उसको वापस भेजता है, अपने पास रख देता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय तक रख सकता है अपने पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत काल तक, कितने भी समय तक अपने पास रख सकता है। इस पावर को राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं? जेबी वीटो या पॉकेट पावर। चलिए आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18, विधान परिषद के सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? अगर आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो कितनी चाहिए आपके लिए, उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 वर्ष। कितना होगा? 30 वर्ष, क्योंकि 21 साल चाहिए पंचायतों के लिए, 25 साल चाहिए विधानसभा और लोकसभा के लिए, 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, 35 साल चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए। चलिए राज्यपाल के लिए 19, क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, न्यायाधीशों का पेंशन किस पर भारित होता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से दी जाती है? सैलरी तो राज्य से दी जाती है, राज्य की संचित निधि से। पेंशन कहां से दी जाती है? तो पेंशन का सही जवाब होगा भारत की संचित निधि से। अगर वो सैलरी पूछेगा तो राज्य की संचित निधि है भाई, लेकिन उसने पेंशन पूछा तो पेंशन कहां से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से। चलिए 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आपने ऐसी चीज बतानी है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार के अंतर्गत आता है। राज्यों के मध्य विवाद, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद। बताइए जरा, इसका सही जवाब बताइए जरा। इसका सही जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार। मैंने अभी भी बताया आपको, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न हमारा ये था। आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 17 तारीख को हमारे यहाँ एक बैच शुरू हो रहा है, जिस बैच का नाम है ग्रुप सी का जीरो से हीरो वाला बैच, जो फाउंडेशन बैच होगा हमारा। फिर से मैं एक बार आपके सामने उसको बैच को आपको एक रिकॉल कराना चाहता हूं। ये वो बैच होगा
जो 17 तारीख से होगा। और इसकी कंडीशन क्या है, ये 17 तारीख से शुरू होगा, 7:30 से 10:30 तक चलेगा, 3 घंटे की क्लास होगी और ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। इसी दौरान हमारा एक प्रैक्टिस सेट भी होगा। ये प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है 4 बजे से 6 बजे तक शाम को ये 4 से 6 है। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो 199 रुपए में आपको ये मिल जाएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट, और अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो 4 से 6 बजे तक ये चलेगा। ये भी 17 तारीख से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।